अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सिकलैम तिम्मल और आज हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के ऊपर। इंग्लिश एसे का एक और अच्छा सा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मे बी कुछ लोगों को ड्राई लगे, बट व्हेन यू गेट टू एक्सप्लोर इट, व्हेन यू नो कि किस तरह से हमने इसको डिक्रिप्ट या फिर डिसाइफर करना है, तो फिर आप उसमें मज़ा आने लगता है। यही वजह है कि जो लिटरेरी एसेज हैं वो स्टार्ट में आपको थोड़े बहुत ड्राई लगते हैं, बट दिस इज़ प्रिसाइसली वाई यू शुड डू इट। के आप उनमें आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो जाते हैं, आप उनको सीखना शुरू करते हैं, आपको पता चलता है कि उसका मीनिंग हमने किस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है, उसको एक्सपैंड किस तरह से करना है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से लेके जाना है या जनरल कॉन्टेक्स्ट में हमने किस तरह से लिखना है। सो ये चीज़ें जब आप लोग सीख लेते हैं या फिर आप 5 10 12 जो ऐसे हैं अगर आप कर लेते हैं, तो उसके बाद आपको इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगता है, एंड यू आर मोर कंफर्टेबल एंड यू आर मोर हैप्पी, यू आर मोर कॉन्फिडेंट कि जो भी टॉपिक्स आएंगे एग्ज़ाम में मैं उनमें से लिटरेरी ऐसे चूज़ कर सकता हूँ क्योंकि मैंने उसकी प्रैक्टिस की हुई है। एंड इट विल बी यूनिक एंड इट विल गिव मी गुड मार्क्स, क्योंकि ज़्यादातर लोग वही जो है ना टिपिकल टॉपिक्स चूज़ करेंगे। डेमोक्रेसी है, इलिटरेसी है, या फिर रूल ऑफ लॉ है, करप्शन है, आईटी है, तो उनके ऊपर डायरेक्टली वो रहेंगे। लेकिन मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंटेटिव और लिटरेरी टॉपिक होने की वजह से एग्जामिनर इस पेपर को ध्यान से पढ़ेगा और उसको अगर ये ऐसे अच्छा लगता है तो मुझे बहुत अच्छे नंबर मिलने के चांसेस हैं। यही वजह है कि मैं आपके लिए लिटरेरी एसेस लेके आ रहा हूँ। और एसेस को और लिटरेरी एसेस को प्रैक्टिस करने के लिए एक तो आप खुद टॉपिक्स निकाल सकते हैं इंटरनेट से। दूसरा ये है कि अक्सर औकात हमारे जो सी एस एस पी एम एस के एग्जामिनर हैं वो मोटिवेशन हासिल करते हैं इंडिया के यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम से। यूपीएससी स्टैंड्स फॉर इंडिया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो वहाँ पे टॉपिक्स काफ़ी अच्छे आते हैं, आप उधर से भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यही वजह है कि मैं भी यूपीएससी के कुछ टॉपिक्स लेके आ रहा हूँ। मैं भी फ्यूचर में कुछ इससे चेंज भी करें, बट अभी हम यूपीएससी के टॉपिक्स कुछ कवर कर रहे हैं। इसके अलावा भी हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, so stay tuned for that as well. And today's topic is, just because you have a choice it does not mean that any of them has to be right। कि जनाब अगर आपके पास चॉइस है कि एक चीज़ चूज़ कर लें या फिर दूसरी चूज़ कर लें, तो उसका कतई ये मतलब नहीं है कि उनमें से कोई एक भी जो है वो राइट चॉइस है। राइट तो हम इस वक्त इस मानी में लेते हैं कि वो आइडियल चॉइस की बात कर रहा है। अदरवाइज जो राइट चॉइस हम जनरली उसको लेते हैं जो कि हम लोग अपनी अकल फहम के तहत और उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे करके तो उसको देखते हैं जी ये हमारे लिए बेहतर चॉइस है। ठीक है, बेहतर चॉइस इज़ नॉट द सेम एज द राइट चॉइस। इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में जो कि स्टेटमेंट दी हुई है, इसमें राइट चॉइस का मतलब है आइडियल चॉइस, द परफेक्ट चॉइस। कि जनाब वो सबसे अच्छा तरीका है, उसमें कोई फ्लॉ नहीं है, उसका कोई ड्रॉबैक नहीं है और उससे आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। और ये द इमेक्युलेट यू कैन से या परफेक्ट वे टू गो फॉरवर्ड है जी। ठीक है, तो इस तरह का वे कोई भी नहीं आता। बस आपने हमेशा प्रोज एंड कॉन्स वे करने होते हैं और उसके बारे में उनमें से फिर एक अच्छा डिसीजन लेना होता है। तो दिस ऐसे इज़ मोर अबाउट मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, रैशनल डिसीजन किस तरह से आप लेते हैं। इसके अलावा हम पाकिस्तान का भी कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि कुछ पाकिस्तान में कुछ प्रॉब्लम्स आज भी चल रहे हैं, पहले भी थे, तो पाकिस्तान ने उस क्या किया या फिर क्या वो डिसीजन ठीक था या नहीं था। दोनों साइड के हम पर्सपेक्टिव जो हैं, कुछ एग्जांपल्स वो मिक्स्ड आपको मिलेंगी, लेकिन आप उनमें से निकाल के अपने पर्सपेक्टिव से जिस लिहाज से आप उसका ऐसे लिखना चाह रहे हैं उसकी एग्जांपल्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल टॉपिक है जी। तो पॉसिबल डायमेंशंस पे आ जाते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डिसीजन पैरालिसिस ड्यू टू बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस। कि जनाब बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस का क्या मतलब है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस है जिसकी वजह से डिसीजन पैरालिसिस हो रहा है। ये एक्चुअली हमने डिस्कस डिसीजन पैराडॉक्स में किया हुआ है। पहला जो हमारे पास सेक्शन है ये वाला, इसमें हम बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस की बात करते हैं कि जनाब किस तरह से हमें फील होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस आ गई हैं। ठीक है, या फिर हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, उनकी वजह से क्या होता है। ठीक है जी। सिमिलरली दूसरी डायमेंशन है जी डिसीजन पैराडॉक्स और डिसीजन पैरालिसिस। उसमें क्या होता है, फिर मेकिंग एन इन्फॉर्म्ड एंड रैशनल डिसीजन, किस तरह से आप एक अच्छा और रैशनल डिसीजन मेक कर सकते हैं। यू कैन टेक रैशनल डिसीजन। फिर है जी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के कुछ डिसीजंस जो हैं उनको हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। बाकी आप उसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, ग्लोबल डिसीजंस भी ऐड कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप उसकी जड़ तक जाएं या फिर जहाँ से वो मसला शुरू हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर
जो अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है या फिर पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट है, अगर आप उसकी जड़ तक जाएं तो वो अराउंड 1919 या 1904 और उससे पहले भी उससे बनती हैं। और रशिया से जब उनको निकाला गया था, फिर उन्होंने वो 2-3 दफ़ा हिजरत की, और फिर बाद में वो लैंड परचेजिंग है, फिर सारा कुछ है जी, ठीक है। एग्रीकल्चर है उनका, फिर उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशंस कायम की। तो उस वक्त जो लैंड सेलिंग थी, ठीक है, उस वक्त पैलेस्टीनियंस जो थे या फिर जो अरब्स थे, स्पेसिफिकली ऑटोमन के, उनके पास चॉइसेस थी कि इधर दे कुड स्टार्व, या फिर वो थोड़े से गरीब रह लेते और अपना लैंड ना बेचते, या फिर वो अपना लैंड बेच के थोड़े से पैसे कमा लेते और इसराइलियों को वहाँ पे सेटल होने की इजाज़त दे देते, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई भी आप देखते हैं कि राइट चॉइस नहीं है, परफेक्ट चॉइस नहीं है, लेकिन लोगों ने उस वक्त वो किया जो कि उनको लगता था कि वो रैशनल है, ठीक है। बट अगेन दिस इज़ नॉट द परफेक्ट चॉइस। यही वजह है कि उसके बाद में जो प्रॉब्लम हुई है वो उस चॉइस का नतीजा है जो कि हमारे पास थी, कि भाई इवन इफ दे हैड द चॉइसेस, इट डिड नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम वाज राइट। राइट चॉइस या परफेक्ट या आइडियल चॉइस जो है वो कुछ और ही होनी थी, ठीक है जी। खैर, बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस पे आते हैं कि जी हमें क्यों फील होता है कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं हमारे पास। आप देखते हैं जी, फॉर एग्जांपल मैंने अगर कैमरा लेना है, ये जो वेब कैम मैं जहाँ से आपके साथ बात कर रहा हूँ, तो मैंने अगर कैमरा लेना है तो मैं लॉजिटेक का भी ले सकता हूँ, मैं डेल का भी ले सकता हूँ, एचपी के भी कैमराज आ रहे हैं, और उसके अलावा भी काफ़ी सारी दूसरी कंपनीज के भी कैमराज हैं। अब द थिंग इज़ के दे आर नियरली अबाउट द सेम थिंग। किसी में कोई चीज़, एक चीज़ का फ़र्क है, किसी में दूसरी चीज़ का फ़र्क है। किसी का माइक्रोफोन अच्छा है, किसी की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, किसी की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा स्टेबल है या ज़्यादा मेरे लैपटॉप के साथ इन सिंक है, ठीक है। तो मैं उनमें से किस चीज़ को प्रेफर करता हूँ, दैट डिपेंड्स ऑन मी। अब मेरे पास आइडियल चॉइस होती कि एक ही होनी थी, कि जिसमें जो जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह मुझे मिल जाएँ, आइडियल प्राइस में, नॉर्मल प्राइस में, और वो मेरे एक्सेस में भी इजी हो, कि मैं यहाँ पे गली के कॉर्नर पे जाऊँ तो वो मेरे लिए इजी हो उसको परचेज करना। बट देयर वाज नो आइडियल चॉइस, दैट इज़ व्हाई आई हैड टू बाय लॉजिटेक वेब कैम, जिसका माइक्रोफोन स्लाइटली बेहतर है और वीडियो क्वालिटी भी ठीक है, और मेरे लैपटॉप के साथ सिंक में भी काफ़ी अच्छा काम करता है। सो दिस इज़ एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन, दिस इज़ अ रैशनल चॉइस फॉर मी, ठीक है जी। सो हमें बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस क्यों महसूस होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन जनाब, इंक्रीज फ्लो ऑफ पीपल, आइडियाज़ एंड गुड्स, सप्लाई चेन का जो कॉन्सेप्ट है उसकी वजह से क्या है कि इतनी ज़्यादा हाइपर मूवमेंट है गुड्स की और लोगों की, कि आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अदरवाइज़ अगर मैं पाकिस्तान में ही होता या पाकिस्तान डी ग्लोबलाइजेशन ना होती तो क्या होना था, मैं अभी भी शायद पीटीसीएल के फ़ोन से फ़ोन कर रहा होता किसी को, ठीक है। इन कंट्रास्ट ग्लोबलाइजेशन हुई है और बहुत ज़्यादा ट्रेड होती है। रिजल्ट इसके मैं अमेरिका से या साउथ कोरिया से, चाहे वहाँ ताइवान से और चाइना से जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं, मैं उनको इजीली एक्सेस कर सकता हूँ, इजीली बाय कर सकता हूँ, मेरे तक पहुँच जाती है, ठीक है जी। तो मेरे पास चॉइसेस हैं कि मैं चाइना से स्मार्टफोन लेना चाह रहा हूँ, या फिर मैं कोरियन सैमसंग लेना चाह रहा हूँ, या फिर मैं एप्पल लेना चाह रहा हूँ फ्रॉम अमेरिका, ठीक है जी। सिमिलरली ड्यू टू कंज्यूमरिज्म के लोग जो हैं कंज्यूमरिज्म के पीछे भाग रहे हैं, इसमें काफ़ी सारा किरदार जो है मल्टीनेशनल कंपनीज और जो पावरफुल एलीट हैं, यू कैन से, या कॉरपोरेट्स हैं, उनका भी है कि वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि जी कंज्यूमरिज्म इज़ अ वे ऑफ लाइफ। अगर आप कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर रहे, या आपकी फैशन सेंस जो है वो सबसे अपडेटेड नहीं है, आप 2 दफ़ा एक शर्ट पहनते हैं, तीसरी दफ़ा आप सेम शर्ट पहन के किसी पार्टी में जाते हैं एलीट वाली में, तो वो लोग कहते हैं कि यार इसके पास तो नई ये शर्ट ही नहीं है, ठीक है, या फिर इसके पास अच्छी शर्ट नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, कि वो कंज्यूमरिज्म को प्रमोट करते हैं कि आप सेम चीज़ पे नहीं रहेंगे, आप उस पिछली चीज़ को फेंकते जाएंगे या फिर किसी और को दे देंगे, नई चीज़ों की तरफ आते जाएंगे, ज़्यादा कंज्यूम करें। अदरवाइज कपड़े का पर्पज़ तो यही है कि भाई आपने जिस्म ढांपना है, बाहर निकलना है, एक सोफिस्टिकेटेड वे में जाना है, ठीक है। तो ठीक है अभी आपके पास कुछ सर्टेन वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स होनी चाहिए। आप रोज़ाना तो वो सेम शलवार कमीज पहन के नहीं ना जा सकते, लेकिन अगर आपके पास 5 7 8 10 जोड़े हैं तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। तो फिर कंज्यूमरिज्म बहुत ज़्यादा हमने फैलाया हुआ है, जिसकी वजह से चॉइसेस बहुत ज़्यादा आती हैं। जितनी ज़्यादा कंज्यूमरिज्म है उतना ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ जो हैं इस चीज़ पे फोकस करती हैं कि हमने प्रोडक्ट्स जो हैं वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर आर इनफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, जो कि लोगों की एक्सेस में होंगे, और फिर वो वहाँ से उतनी ही ज़्यादा खरीदेंगे, जितनी ज़्यादा खरीदेंगे उतनी सेल्स होंगी, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा, प्रॉफिट होगा, और फिर कॉर्पोरेट जो इंटरेस्ट जो है वो मीट होता रहेगा।
So due to consumerism we have a bombardment of choices. Similarly due to mass media and advertising and marketing, कि मैस मीडिया में हमारी एक्सेस है तो उसकी वजह से क्या है कि हर जगह पे एड्स चल रहे हैं, मार्केटिंग हो रही है। आप जब भी फेसबुक या ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम वगैरह खोलते हैं तो उस पे काफ़ी सारे एड्स चल रहे होते हैं। काफ़ी एड्स वो भी होते हैं जो कि आपने कोई लफ्ज़ बोला है, लाइक आई नीड टू बाय सम शूज़। मैं अगर ये बोलता हूँ, मेरा मोबाइल बंद भी पड़ा हुआ है, तो एक आधे दिन के अंदर ही या कुछ घंटों के बाद मैं फेसबुक अगर खोलता हूँ तो मेरे लिए प्यारे प्यारे शूज़ की रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती हैं, स्पॉन्सर्ड एड्स की। सो दिस इज़ हाउ मैस मीडिया एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग जो है वो हमारी चॉइसेस को अफेक्ट करता है। कि अब मेरे पास जल्दी से चॉइस आ गई है, मैंने अगर चाहता मैं शूज़ जाके जैसे अनारकली से, करीम रॉक से या एम आलम से कहीं से भी लेके आ सकता था, बट मैस मीडिया ने मुझे जल्दी ही अपनी मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग का फ़ायदा दिखाया कि जनाब हमारे पास अभी पड़े हुए हैं, आप यहीं से ऑर्डर कर लें, आपको बाहर जाने की क्या ज़रूरत है कि आप बाइक पे जाएंगे, गट्टा खाएंगे, लाहौर में वैसे भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है। सो दिस इज़ द थिंग। फिर है जी प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा डेवलप हुई है जिसकी वजह से हमारे पास चॉइसेस मज़ीद बढ़ गए हैं। कि मैंने जनाब बाय ऑन फुट जाना है और उसमें मेरे पास वो चप्पलें हैं, वो शूज़ हैं, सैंडल्स हैं, जॉगर्स हैं, स्नीकर्स हैं, सारा कुछ है जो कि टेक्नोलॉजी की वजह से बने हुए हैं। या फिर मैंने अपनी साइकिल पे जाना है, बाईसाइकिल पे मैं उस पर भी बाज़ार जा सकता हूँ रोटी लेने के लिए। या फिर मैं बाइक पे जा सकता हूँ कि जी जल्दी से किक मारें और आप जाके सब्जी खाएं। या फिर मैं गाड़ी पे जा सकता हूँ और गाड़ी पे जाकर मैं कढ़ाई खा सकता हूँ। सो दिस इज़ हाउ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज़ अफेक्टेड आवर चॉइसेस। के बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस है। मैं किसी भी चीज़ के लिए, कोई भी मैंने डिसीजन लेना है, कोई भी काम करना है, उसके लिए मेरे पास नंबर ऑफ चॉइसेस मौजूद हैं। और डिसीजन फटीग ड्यू टू एजुकेशन। और एजुकेशन के बारे में एक थोड़ी सी क्रिटिक है ये कि जनाब एक्चुअली क्रिटिक की कहाँ से आती है जी? मिनिमलिस्ट से। ठीक है जी। मिनिमलिस्ट कौन से होते हैं? वो लोग जो कहते हैं कि जनाब दुनिया की जो जितनी भी ज़रूरियात हैं सिर्फ उनको पूरा किया जाए, उनके अलावा एवरी अदर थिंग इज़ अ लग्जरी। ठीक है, उनकी आपको ज़रूरत नहीं है, उनको आपको अपनाना नहीं चाहिए। दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, दैट इज़ जस्ट वेस्ट ऑफ योर एनर्जी। कि आप उसके बारे में आपने चूज़ करना है, वो उसको फिर बना संभाल के रखना है, सारा कुछ करना है। सो मिनिमलिस्ट जो है वो कहते हैं कि एजुकेशन की ही वजह से हमने जो एजुकेशन प्रमोट की है, बजाय ये कि वो हमें साइकोलॉजिकल, फिलोसॉफिकल और नेचर को समझते हैं कि एजुकेशन दे, उसने हमारे लिए ये प्रोडक्ट्स के कंज्यूमरिज्म के दरवाजे खोल दिए हैं, जिसकी वजह से हमें अब डिसीजन फटीग होती है भाई। कि कई दफ़ा ऐसा होता है आपने कोई एक चीज़ ख़रीदनी है, आप ऑनलाइन जाते हैं, आपने दराज पे देखा, आपने अली एक्सप्रेस पे देखा, आपने अमेज़ॉन, ईबे वगैरह जहाँ पे भी चेक किया, फेसबुक मार्केट प्लेस पे देख लिया, या फिर फेसबुक बाय एंड सेल ग्रुप्स में देख लिया, तो आप डिसीजन फटीग की वजह से दोबारा छोड़ देते हैं। ठीक है जी। ऐसा होता है ना कि आपने कोई टेबल चेयर लेना है, कोई माइक्रोफोन लेना है, तो आप इतनी सारी जगहों पे देख के बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, या तो फिर आपको लिखना पड़ता है या स्क्रीनशॉट लेने पड़ते हैं, या फिर आप छोड़ देते हैं यार कि मेरा सर फट रहा है, मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रही हैं, अभी मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। ठीक है। सो दिस इज़ द डिसीजन फटीग कि जनाब आपके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस होने की वजह से आप जो है इस डिसीजन फटीग का शिकार हो जाते हैं। आप थक जाते हैं कि मैं किस तरह से अपनी डिसीजन ले सकता हूँ। डिसीजन पैराडॉक्स जनाब, टू मैनी चॉइसेस कैन बी डेट्रीमेंटल टू आवर वेल बीइंग। ये जनाब साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि बहुत ज़्यादा चॉइसेस अगर आपके पास हों तो वो आपकी वेल बीइंग को भी अफेक्ट करती हैं। आप यू बिकम इनडिसाइसिव। पहला आ गया जी डिसीजन पैरालिसिस, के आप बिल्कुल डिसीजन ले ही नहीं पा रहे, यू आर अनएबल टू मेक अ डिसीजन। ठीक है जी। और फिर है जी कि डिसीजन एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा चॉइसेस होने की वजह से आपको क्या है कि आप उनके प्रोज एंड कॉन्स, आप उनके फीचर्स, आप उनकी डिटेल्स जो है वो जब अपने माइंड में रखना शुरू करते हैं या उनको कंपेयर करना शुरू करते हैं, तो फिर आपको डिसीजन एंग्जाइटी होती है कि क्या मैं सही चॉइस ले रहा हूँ या नहीं, क्या मैं अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके थोड़ी सी लो क्वालिटी की चीज़ ले लूँ, या फिर मैं अपनी प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ। प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करके मैं हाई क्वालिटी की चीज़ ले लूँ, या फिर मैं प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ और लो क्वालिटी की चीज़ ले लूँ। ठीक है जी। तो आपको डिसीजन एंग्जाइटी होती है, आप परेशान हो जाते हैं बाज़ार में खड़े खड़े के जनाब ये एसी जो है तो ये अच्छा है, लेकिन इसमें वाईफाई नहीं है, सो मुझे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। सो दिस इज़ हाउ डिसीजन एंग्जाइटी वर्क्स। ये वाला सारा ऐसे जो है, इतना ज़्यादा चीज़ें जो हैं, इनकी एग्जांपल्स आपको अपनी डेली लाइफ से मिलती हैं।
काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं हम अभी पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारी चॉइसेस के बारे में चीज़ें और पैनिक और रिग्रेट वगैरह जो है ये सारा आप डेली लाइफ में फेस करते हैं। ये जस्ट आपके अंदर की फीलिंग्स हैं जब आपको बहुत ज़्यादा चॉइसेस का सामना करना पड़ता है। फ्रस्ट्रेशन, पैनिक एंड रिग्रेट, जब आप कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते तो फिर क्या होता है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होती है, फिर आप पैनिक भी करते हैं कि यार मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा दुनिया देखी है, फिर भी मैं डिसीजन ले पा रहा, ये क्या हो रहा है। और रिग्रेट भी होता है कि यार मैंने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया, अभी भी मैं किसी डिसीजन पे नहीं पहुँचा। मेकिंग इन्फॉर्म डिसीजन एंड रैशनल डिसीजन, के एक रैशनल डिसीजन आप किस तरह से ले सकते हैं, उसके 5-6 स्टेप्स हैं, ज़रूरी नहीं है ये सारे स्टेप्स आपने लिखने हैं, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। जस्ट अंडरस्टैंड दिस, मे बी ये आप किसी और ऐसे में किसी और करंट फेज वगैरह के क्वेश्चन में आपको हेल्प आउट कर जाता है। जिस तरह के साइंटिफिक मेथड होता है कि आप पहले वो प्रपोजल देते हैं, फिर हाइपोथेसिस है, फिर डाटा कलेक्शन है, थ्योरी वगैरह सारा कुछ है, उसी तरह ये डिसीजन मेकिंग के भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं कि बारी बारी आप चीज़ें करते हैं और आप एक अच्छे डिसीजन की तरफ जा सकते हैं। नंबर 1 वी हैव आइडेंटिफाई द डिसीजन यू नीड टू मेक, कि आपने क्या करना है, कि आपने पेंट लेनी है या फिर आपने एयरफोन्स खरीदने हैं, लैपटॉप लेना है, या फिर व्हाट डू यू वांट टू डू, और यू वांट अ स्लीपिंग मैट्रेस। ठीक है, तो पहले अपना डिसीजन तो लेना कि आपके पास, लाइक मेरे पास ये 12,000 रुपये है और मैं इनमें से क्या लूँ, मैं इनमें से लैपटॉप लूँ या मैट्रेस लूँ, क्या लूँ। सो उनमें से पहले आप अपना डिसीजन करें। सेकेंडली, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, जो आपने डिसीजन ले लिया है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेना शुरू करें। फ़र्ज़ करें कि मैं मैट्रेस लेना चाहता हूँ, तो मैं देखता हूँ कि मुझे कितने साइज़ का मैट्रेस चाहिए, और वो स्प्रिंग मैट्रेस होगा या दूसरा होगा। वेइंग प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच ऑप्शन, अब मेरे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं जी, डायमंड का भी है, मोल्टी का भी है, एक दो और भी फोम वाले हैं, उनके मैट्रेसेस काफ़ी अच्छे हैं। तो मैं उनके प्रोज एंड कॉन्स देख लूँ कि जी इसमें ग्रेनुलर है या फिर इसमें फोम की जो डेंसिटी है वो ज़्यादा है या कम है, सारा कुछ है, उसका वेट कितना है, और उसकी मुझे वारंटी कितनी मिल रही है, सारा कुछ। फिर है जी, फोकस ऑन योर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़, आप अपनी ये तो खैर कमोडिटी के बारे में होगी ना, दूसरी भी डिसीजन जब आप लेते हैं ज़िंदगी के बारे में तो आप अपनी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रखते हैं। फॉर एग्जांपल इस बारे में भी आप अपनी वैल्यूज़ को मद्देनज़र रख सकते हैं कि जी खैर वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड बात हो जाएगी, उसको रहने दें। लेकिन आप अपनी प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखें कि मैंने सिर्फ 6 महीने के लिए मैट्रेस लेना है, सो आई डो नॉट वांट अ 5 years वारंटी मैट्रेस जो कि बहुत ज़्यादा महंगा होगा, मुझे 1 साल की वारंटी वाला काफ़ी है, मैंने उसके बाद चले जाना है। ठीक है, तो मेरी प्रायोरिटी है कि लोअर प्राइस और कंफर्टेबल मैट्रेस। ठीक है जी, सो फोकस ऑन योर वैल्यूज़ एंड प्रायोरिटीज़, और उसके हिसाब से आप 5 स्टेप पे आएंगे जी, मेक अ डिसीजन। आप एक डिसीजन लेते हैं कि जी फाइनली आई एम गोइंग टू बाय दिस मैट्रेस। ठीक है, एंड देन इवेल्युएट योर डिसीजन, कि आपने जो डिसीजन लिया है उसको आप इवेल्युएट करते हैं। मैं गद्दा लेके आ गया हूँ तो उसके ऊपर मैं सोता हूँ कुछ दिन और उसको इवेल्युएट करता हूँ, हाँ कंफर्टेबल है। कई दफ़ा थोड़ा बहुत इसमें से आवाज़ें आ रही होती हैं स्प्रिंग की, बट दैट इज़ फाइन। ठीक है, और अगर मैंने अगली दफ़ा लेना है तो मैं अपने लिए, या फिर अगर मैंने डिसीजन दोबारा लेना है अपने किसी कज़न को लेके देना है, तो मैं उस डिसीजन को इम्प्रूव कर लूँगा कि नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी के साथ जाऊँगा तो वी विल बाय अनदर टाइप ऑफ मैट्रेस जिसकी प्राइस रेंज भी तकरीबन सेम है लेकिन उसकी स्प्रिंग की क्वालिटी बेहतर है। ठीक है जी, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं जी। इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, अच्छा अगेन दीज आर ऑल फिलोसॉफिकल पॉइंट्स या फिर लंबे पॉइंट्स हैं, इनके बारे में एग्जांपल्स मैंने कुछ आपको दे के समझाने की कोशिश किया, ये एग्जांपल्स आपने नहीं लिखनी। ठीक है, आपने जो थीसिस स्टेटमेंट बनानी है उसमें आपने उसको वर्ल्ड या पाकिस्तान के हवाले से या सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक के हवाले से जिस तरह भी आप उसको एक्सपेंड करना चाहे आप करके उसके पॉइंट्स लिखेंगे। ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ किस तरह से डिसीजन पैरालिसिस होता है, डिसीजन एंग्जाइटी होती है हमें। तो आप इन चीज़ों को उनके ऊपर अप्लाई करके अपनी आउटलाइन बनाएंगे, वो एक बहुत अच्छी आउटलाइन बनेगी। वो आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं, मैं चेक करके भी आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पे वीडियो के नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलें इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान आते हैं जी, कि पाकिस्तान के पास कुछ चॉइसेस थी, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो सारी राइट चॉइसेस थी या ठीक थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंडिपेंडेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को जो सूबे मिले थे, जो इलाके मिले थे, दोज वर नॉट एक्चुअली दैट पाकिस्तान वांटेड, उसमें कुछ और एरिया भी ऐड करना था, लेकिन माउंटबेटन प्लान था और फिर जो एजेंडा ऑफ पार्टीशन था उसमें काफ़ी ज़्यादा धांधली भी हुई पाकिस्तान के साथ।
तो पाकिस्तान ने फिर भी उस वक्त पाकिस्तान ने कहा कि यार अगर अब इसको डिले करते हैं तो इट माइट रिजल्ट इन मोर कम्युनल वायलेंस, और पता नहीं ये भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अंग्रेज़ अगर चला गया तो फिर हिंदुओं से हमें आज़ादी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। यही वजह है कि फिर independence of Pakistan was not the ideal choice, but it was the informed या rational decision that the leadership took at that time. Similarly, doctrine of necessity, आपको पता है मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस में जनाब डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी जो है पहली दफ़ा अप्लाई की गई थी कि जनाब नज़रिया ज़रूरत के तहत गवर्नर जनरल ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली, उसको डिज़ोल्व किया था, तो वो उसका राइट है या फिर उसकी पावर है। ठीक है जी। तो ये आइडियल चॉइस नहीं थी। आइडियल यही होता कि जुडिशरी साइड पे रहती है और कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग का काम जो है वो स्पीडी होता और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेहतर तरीके से बन सकता। लेकिन उसके बाद भी डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को एज अ प्रेसिडेंट लेके अदलिया ने बहुत सारे फैसले दिए हैं। ठीक है जी। सो दिस इज़ अगेन नेगेटिव थिंग यू कैन से कि भाई नेगेटिव उन्होंने डिसीजन लिया उस वक्त, नज़रिया ज़रूरत को उस वक्त प्रेसिडेंट की फॉर्म दे दी, और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत जगह पे काफ़ी सारे केसेस में क्राइसिस का सामना करना पड़ा है ड्यू टू प्रिसाइजली ड्यू टू दिस प्रेसिडेंट सेट इन 1950s। इन्वॉल्वमेंट इन अफगान जिहाद, पाकिस्तान के पास चॉइसेस थी जनाब कि पाकिस्तान या तो आराम से साइड पे रहता और अमेरिका और अफगानी और सोवियत जो हैं वो आपस में लड़ते रहते या जो भी उन्होंने करना था, बट पाकिस्तान टू द मैटर इन इट्स ओन हैंड्स, और पाकिस्तान ने कहा नहीं जनाब हम आपकी अफगान जिहाद में मदद करेंगे। ज़ियाउल हक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर था ये। तो वो हमारी ये गलती थी, हमें अभी भी नज़र आ रहा है, क्योंकि उधर से हमारे सोवियत्स के साथ थोड़े से ताल्लुकात ख़राब हो गए। दूसरा ये है कि उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म आना शुरू होगी। ओपियम कल्चर और क्लाशनकोव कल्चर जो है वो यहाँ पे शुरू हो गया, तो उससे पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बड़ी है, आज तक है वो, हम उससे रिकवर नहीं कर पाए। ठीक है। सो दिस वाज द डिसीजन एट दैट टाइम, इट वाज डेफिनेटली नॉट द आइडियल चॉइस, नॉट द इन्फॉर्म्ड और रैशनल चॉइस। लेकिन अब हम रेट्रोस्पेक्ट हमें नज़र आता है या फिर हमारे पास मालूमात रेट्रोस्पेक्टिव भी हैं, सो हम ये कह सकते हैं। यूज़ ऑफ 58(2) भी एज एन अब्यूज़ ऑफ चॉइस। 58(2) भी जो है वो प्रेसिडेंट की पावर होती है जी टू डिज़ोल्व द नेशनल असेंबली, असेंबलियाँ तहलील करने की प्रेसिडेंट की पावर। तो 1990s में जितनी भी असेंबलियाँ तहलील की गई हैं वो प्रेसिडेंट्स के थ्रू ही तहलील करवाई गई हैं। किसी के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगा दिए, किसी के ऊपर इलेक्शन में धांधली का, या इस तरह की। ठीक है जी। तो 58(2) भी जो है दैट वाज अगेन एन अब्यूज़ ऑफ चॉइस। ये राइट चॉइस नहीं थी या फिर ये आइडियल चॉइस नहीं थी, दिस वाज एन अब्यूज़ ऑफ चॉइस। एंड इसका इस ऐसे के साथ प्रिसाइजली यही ताल्लुक है कि जनाब अगर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो असम्बलियाँ तहलील कर सकता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वाकई उसको हर दफ़ा कर ही देनी चाहिए। जब मर्जी उसने कहा जी कि असम्बलियाँ तहलील करें तो तहलील कर दें। ठीक है जी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन्वॉल्वमेंट इन वॉर ऑन टेरर तो बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा था कि यू आर इधर विद अस और अगेंस्ट अस। तो उस वक्त अंडर जनरल परवेज मुशर्रफ हमने कहा था जी कि हम यूएसए का साथ देंगे इन वॉर ऑन टेरर। तो उनका साथ दिया, फ्रंट लाइन स्टेट अगेंस्ट द टेररिज्म हम बने, और अफगानिस्तान में बहुत ज़्यादा ऑपरेशन भी किए, उनको फैसिलिटेट किया। So this was also a matter of choice. It was not a right choice या ideal choice, but Pakistan was forced to take this choice कि पाकिस्तान अमेरिका के ख़िलाफ़ होना अफोर्ड नहीं कर सकता था। So we had to make a choice by give and take, या फिर अपना जो सारा वे करके हमने कर लिया। टेकिंग लोन्स एंड आईएमएफ के पाकिस्तान के लिए आइडियल चॉइस तो ये है इकोनॉमिक क्राइसिस से या फिजिकल डेफिसिट से निपटने के लिए कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड उसको करें, और अपने जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएं, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है उसको भी एडअप करें। लेकिन पाकिस्तान हमेशा ही इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार रहा है, करप्शन भी बहुत ज़्यादा रही है, सारा कुछ है, तो उसकी वजह से क्या है, पाकिस्तान को हमेशा लोन लेने पड़ते हैं। दिस इज़ नॉट एन आइडियल चॉइस, बट और ये इसको काफ़ी सारे लोग अच्छा भी नहीं समझते, लेकिन ये रैशनल चॉइस है भाई कि अगर हमने ट्रेड कंटिन्यू रखनी है और रुपए की कदर जो है या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसको कंटिन्यू रखना है, सो वी हैव टू हैव लोन्स फ्रॉम द आईएमएफ, और उसकी वजह से हमारे ऊपर डेट भी काफ़ी है वैसे।
पॉलिटिकल डिसीजंस एंड इलेक्शंस। तो इलेक्शन से पहले जनाब क्या होता है, हर दफ़ा यही होता है कि इलेक्शन से पहले जो रेनिंग गवर्नमेंट है या फिर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट है वो बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ देती है लोगों के लिए जी, कि अवाम दोस्त हुकूमत लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लगाते हैं, इसी तरह सब्सिडीज़ देते हैं। पेट्रोल पे होगी, आटे पे होगी, खाद पे होगी, किसी और चीनी वगैरह पे होगी। तो उससे क्या है कि वो आपके लिए एक चॉइस तो है, लेकिन दिस इज़ नॉट द आइडियल चॉइस। आप अपनी इकोनॉमी को इन द लॉन्ग रन नुकसान वो चाह रहे हैं कि आपको आप फिजिकल डेफिसिट स्पेंडिंग कर रहे हैं और फिर बाद में आपको इसी को कवर करने के लिए लोन्स लेने पड़ते हैं। Similarly, debating the suo motu power of Supreme Court आर्टिकल 184(3). तो सो मोटो पावर सुप्रीम कोर्ट के पास है तो सही है और उनके पास चॉइस है, बट इन माय ओपिनियन इट इज़ नॉट द राइट, इट इज़ नॉट राइट फॉर द सुप्रीम कोर्ट टू मेडल इन अदर डिपार्टमेंट्स अफेयर्स। भाई कि आप बहुत ज़्यादा मेडलिंग करते हैं, ठीक है, उनके भी काम ख़राब है या वो अपना काम पूरा नहीं कर रहे, बट आप एटलीस्ट पहले अपने जो बैकलॉग ऑफ केसेस है उसको तो निपटा लेना। पता नहीं 18 लाख या कितने लाख केसेस जो हैं अदालतों में पेंडिंग है और आप दूसरे डिपार्टमेंट्स के अफेयर्स या एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स के अफेयर्स में आके बार बार टांग अड़ाते हैं कि आपने ये क्यों नहीं किया, हेल्थ के मैयर्स कहाँ हैं, ये अस्पताल में सफाई नहीं हो रही है वो। भैया आप अपनी एटलीस्ट अदालतों का निज़ाम पहले ठीक कर लेना, उसके बाद अगर आप फ्री होते हैं तो उसके बाद देख लीजिएगा, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मैटर ऑफ चॉइस। फिर है जी रिजॉल्विंग द कश्मीर इशू। कश्मीर इशू में भी हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं कि इधर मेक एन इंडिपेंडेंट कश्मीर, पूरी की पूरी कश्मीर वैली जो है जम्मू से लेकर इधर तक आज़ाद कश्मीर तक उसको आज़ाद कर दें, या फिर सारा का सारा इंडिया को दे दें, या सारा सारा पाकिस्तान पे आ जाए। तो इसमें नेशनल इंटरेस्ट वगैरह और इंडिया के इंटरेस्ट को अगर आप कंपेयर करते हैं और फिर कश्मीरीज़ के इंटरेस्ट को आप कंपेयर करते हैं तो आपको यही एहसास होता है कि जी ये डायरेक्टली रिजॉल्व नहीं हो सकता है। सो यू हैव टू मेक एन इन्फॉर्म्ड एंड ए रैशनल डिसीजन। भाई इंडिया कोऑपरेट नहीं कर रहा या फिर वो सेम टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट पे नहीं आ रहा, वो वहाँ पे जो है रेफरेंडम वगैरह नहीं करवाना चाहते, लोगों का हक खुद इरादियत जो है वो उनको एक्सरसाइज करने नहीं दे रहे। सो द रिजल्ट इज़ कि फिर आपको भी उधर पीछे नहीं होना पड़ेगा, अदरवाइज यू आर फॉरसेकिंग कश्मीर के लोग जो हैं एक इंतहा पसंद या फिर थोड़ी सी ओवर रीचिंग गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, उसको आप पूरा का पूरा कश्मीर दे देंगे कि जनाब आप रख लें और आपकी मर्ज़ी है जैसे मर्ज़ी चलाएं। सो दिस जस्ट सिली। हमारा जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो नेशन स्टेट्स के ऊपर वर्क करता है और नेशन स्टेट्स जो हैं क्योंकि सारी की सारी सॉवरन है, यू कैन नॉट फोर्स एनी नेशन टू एक्सेप्ट योर डिसीजंस, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हैं। सो दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। हमने काफ़ी डिटेल में चॉइसेस वाला जो ऐसे है इसको डिस्कस किया है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट टू टॉक टू मच ऑन दिस, बट आई केप्ट गिविंग एग्जांपल्स टू मेक यू ऑल अंडरस्टैंड कि किस तरह से आपकी चॉइसेस डेली लाइफ में होती हैं और किस तरह से वो ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कंज्यूमरिज्म वगैरह की वजह से आपको बम्बार्डमेंट ऑफ चॉइसेस या एक बहुत ज़्यादा चॉइसेस जो है उनका सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से हम लोग फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का भी शिकार होते हैं, इनडिसाइसिवनेस का भी शिकार है। सो आई होप दैट दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। इफ़ यू लाइक this video and find it helpful, make sure you like and subscribe and share it with your friends who can also benefit from these videos. And I'll keep bringing good stuff for all of you in the future as well. So see you soon in the next video. Take care. Allah Hafiz.